मूवी के फर्स्ट सीन में हमें कहानी बताई जा रही होती है कि पहले धरती पर मॉन्स्टर्स और देवताओं का राज था और परसियस ने क्रैकन को हराकर एक बार धरती बचाई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है करंट टाइम की तरफ, जहाँ पर कि हमें परसियस दिखाया जाता है जो कि अब अपने बेटे के पास जा रहा होता है। इसकी वाइफ की अभी डेथ हो चुकी होती है और ये अब अपने बेटे के साथ एक अकेले घर में रहता है। ये दोनों बस्ती में काफ़ी ज़्यादा मिलजुल कर रहते हैं। परसियस काफ़ी दिनों से अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज पा रहा होता, लेकिन वो फाइनली उसे स्कूल भेज देता है और उसे मन लगाकर पढ़ने को बोलता है। फिर वहाँ पे ज़्यूस आते हैं जो कि परसियस के पापा है, और वो आकर बोलते हैं कि इंसानों ने अब देवताओं को पूजना बंद कर दिया, जिसके कारण हमारी शक्तियाँ कम पड़ रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सृष्टि का सर्वनाश होगा। मेरे पिताजी क्रोनोस आएंगे और पूरी धरती निगल जाएंगे। फिर हमें परसियस के ड्रीम को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो एक जंग में शामिल होता है। वो दरअसल एक ड्रीम देख रहा होता है जिसमें कि बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बाहर आ चुके हैं और एक आग का दानव जो कि क्रोनोस है वो पूरी तरह से धरती को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ लोग मर रहे थे और इसी के साथ परसियस की नींद खुल जाती है और वो जागकर अपने पिता के बोले हुए बातों पर विचार करने लग जाता है। फिर हमें एक क्रैक दिखाया जाता है जो कि अर्थ में हुआ होता है। ये क्रैक धरती को सीधा पाताल लोक से जोड़ती है। इसके बाद हमें क्रैक के अंदर दिखाया जाता है ज़्यूस को, जो कि अपने बेटे एरिस से कुछ बात कर रहा था। यहाँ पर एरिस काफ़ी गुस्से में बोल रहा था कि आप सिर्फ अपने मतलब के लिए ही मेरे पास आते हो। फिर ज़्यूस अपने भाई ओसाजन के साथ टार्टरस में पहुंच जाता है जो कि एक पाताल नगरी का जेल है। इसके बाद यहाँ पर पाताल नगरी के राजा हीलियस आते हैं और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि ये तीनों भाई हैं और अब हीलियस और ज़्यूस के बीच में एक छोटी सी बहस शुरू हो जाती है कि बड़े भाई ज़्यूस, तुम्ही ने मेरी सारी खुशियाँ छीनकर मुझे इस पाताल में भेज दिया। और धीरे धीरे बहस युद्ध में बदल जाता है जहाँ पर कि कुछ मॉन्स्टर्स इन पर लावा फेंकने लग जाते हैं। दोनों ही देवता ज़्यूस और उसका भाई, लड़ाई चल ही रही होती है, लेकिन तभी ज़्यूस का बेटा एरिस अपनी तलवार निकाल लेता है और सीधे जाकर अपने पिता के आर पार कर देता है। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ मॉन्स्टर इस दौरान क्रैक से बाहर आ चुके होते हैं। इन मॉन्स्टर्स को परसियस भी देख लेता है और एक मॉन्स्टर तो सीधा आकर परसियस के ही गांव में गिरता है। वो मॉन्स्टर आते ही तबाही मचाना शुरू कर देता है और लोग डरकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। एक अकेला मॉन्स्टर ही पूरे बस्ती को आराम से तबाह कर रहा था, तभी परसियस अपने तलवार को निकाल लेता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर गांव वालों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि वो मॉन्स्टर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बात की जाए मॉन्स्टर की तो मॉन्स्टर का एक सर एक अलग तरह का जहर उगलता था जिसमें कि आग पकड़ सकती थी और दूसरा सर खुद आग उगलता था। बाय द वे अब मॉन्स्टर और परसियस का आमना सामना हो जाता है। दोनों ही लड़ रहे होते हैं। परसियस उसे अपने तरफ खींच रहा होता है और मॉन्स्टर उस पर बार बार हमला कर रहा होता है। मॉन्स्टर उसे घसीट कर फेंक देता है और अपने पूंछ से उसकी तरफ हमला करने लग जाता है, मगर यहाँ पे परसियस किसी तरह अपनी जान बचा रहा होता है। फिर वो उस मॉन्स्टर को एक चेन से बांध देता है जिससे कि मॉन्स्टर का एक सर वहाँ पर जहर उगलने लग जाता है और फिर दूसरा सर उसमें गलती से आग लगा देता है और कुछ देर में ही पूरा का पूरा मॉन्स्टर ही जलकर ख़त्म हो जाता है, मॉन्स्टर फ्राई। इस चीज़ को देखकर गांव वालों के जान में जान आती है और परसियस अपनी मलहम पट्टी करवाने चल जाता है। यहाँ पर परसियस को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई होती है और अब परसियस इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, जिसके बाद वो अपने पिताजी से मिलने के लिए ऊपर आता है। नहीं, ऊपर स्वर्ग में नहीं बल्कि एक टेम्पल में। यहाँ पर ये अपने बेटे के साथ आया होता है और इनका प्लान यहाँ पर प्रार्थना करना होता है। फिर ये प्रार्थना कर रहे होते हैं, तभी इनकी प्रार्थना सुनकर यहाँ पर ओसाजन आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में आए हुए होते हैं। दरअसल ये वहाँ से सीधे भागकर आ गए थे। फिर ओसाजन यहाँ पर आकर परसियस को बताते हैं कि तुम्हारे पिता को कैद कर लिया गया है और अब तक का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा भाई एरिस है। हीलियस ने भी हमें धोखा दे दिया और अब मैं मरने वाला हूँ। तुम मेरी छड़ी मेरे बेटे को ढूंढ कर दे देना, वो भी तुम्हारे तरह ही आधा देवता और आधा इंसान है। बोलते हुए वो पत्थर में कन्वर्ट होकर भांप बनकर उड़ने लग जाते। इसे उसका बेटा भी देख रहा होता है। परसियस ये देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसके अंकल उसके सामने मर रहे थे। वहीं परसियस उस हथियार को ले लेता और सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि ज़्यूस के शरीर से एक एक ऊर्जा खींची जा रही है ताकि क्रोनोस को जिंदा किया जा सके। दरअसल क्रोनोस इन तीनों देवताओं के पिताजी है जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। दरअसल वो डेविल गॉडफादर है और इसे जिंदा करने के लिए दोनों चाचा भतीजा मिलकर अपने ही भाई और पिताजी को धोखा दे रहे हैं।
इसी के साथ फिर हमें दिखाया जाता है कि परसियस कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल वो उस आधे देवता वाले इंसान को ढूंढने की तैयारी कर रहा होता है। यहाँ पर कि हमें टीचर क्लेया भी दिखती है। फिर वहाँ पर एंट्री होती है एक घोड़े की, जो कि और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर उड़कर आया होता है। वहीं उस उड़ने वाले घोड़े को देखकर उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और फिर परसियस उस घोड़े पर बैठकर अपने मिशन पर चले जाता है। हमें ऊपर से नीचे का नज़ारा देखने को मिलता है कि उन मॉन्स्टर्स ने बाहर आकर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। चारों तरफ की धरती जल चुकी होती है और लावा उबल रहा होता है। इसे देखकर परसियस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। फिर परसियस को एक टैंक दिखाई देता है जहाँ पर कि कुछ सैनिक थे और रानी भी। दरअसल ये रानी परसियस की दोस्त होती है। फिर यहाँ पर परसियस अपने घोड़े के साथ एंट्री मारता है और लैंडिंग के बाद परसियस को लेने के लिए यहाँ के सेनापति खुद चलकर आते हैं और उन्हें रानी के पास ले जाने लगते हैं। रानी भी उन्हें ज्वाइन करती है बीच रास्ते में और उनसे अपने टेंट में लेकर आती है, जहाँ पर कि पता चलता है कि यह युद्ध काफ़ी देर तक चला, लेकिन इसमें ज़्यादातर उन्हीं के सैनिकों की हत्या हो गई। फिर हमें उस आधे देवता के बारे में पता चलता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक चोर होता है और वो रानी से शादी करना चाहता है। बाय द वे, क्योंकि ये ओसाजन का बेटा है और आधा देवता भी, इसलिए परसियस इससे मदद मांगता है और बोलता है अगर तुमने मदद नहीं की तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, क्रोनोस बाहर आएगा और सभी को मार देगा, हमें रास्ता दिखाओ। अगर तुमने हमारी मदद की तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। इतनी बातें सुनने के बाद वो राज़ी हो जाता है और रानी परसियस और एजनोर कुछ सैनिकों के साथ एक ऐसे बंदे के तलाश में निकल जाते हैं जो कि पहले देवताओं के लिए हथियार बनाया करता था और उसी ने उस पाताल लोक की जेल यानी कि टार्टरस को बनाया है। इन सभी बातों को जानने के बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है और यहाँ पर ये सभी एक नाव से उस आदमी की तलाश में निकल जाते हैं, जहाँ पर कि दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे होते हैं अपने पिता के बारे में। रानी भी इनकी बातें सुन रही होती है। तभी यहाँ पर एजनोर बोलता है कि मुझे अपने पिता का हथियार दे दो। इस बात पे परसियस उसे वो हथियार दे देता है। हथियार हाथ में पकड़ते ही एजनोर पूरी तरह से हिल जाता है और उसकी सारी देवता वाली ताकत जग जाती है। वो जैसे ही उस हथियार को नीचे रखता है, उसी तरह समंदर में एक बड़ी लहर उठ जाती है और हमें साफ साफ ये कंफर्म हो जाता है कि यही वो आदमी है जिसे ढूंढने के लिए परसियस बाहर निकला है। फिर हमें शिप को दिखाया जाता है जो कि अभी तक अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी होती है। फाइनल डेस्टिनेशन और कुछ नहीं बल्कि एक जंगल होता है। असल ये जंगल एक टापू पे होता है। ये सभी वहाँ पर उतरते हैं और जंगल के अंदर आने लग जाते हैं। इन्हें वहाँ पे कुछ अजीब महसूस होने लग जाता है। परसियस इन्हें पहले ही चेतावनी दे देता है कि अपना एक एक कदम संभल कर आगे बढ़ाओ। यहाँ पर सभी वैसा ही कर रहे थे। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ट्रैप्स भी देखने को मिल रहे थे, मगर यहाँ पर एजनोर तो बिंदास घूम रहा था और फिर वो एक ट्रैप में जाकर आराम से फंस जाता है। ट्रैप में फंसने के बाद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। परसियस उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक भारी भरकम दानव आ जाता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आँख होती है। वो इन सभी पर सीधा हमला कर देता है। यहाँ पर ये सभी बचने के लिए भाग रहे होते हैं, मगर वो दानव इन पर लगातार हमला कर रहा होता है। दरअसल यहाँ पर दो दानव आए हुए होते हैं। यहाँ पर वो दानव मिलकर सबकी के सभी सैनिकों को मार देते हैं और परसियस रानी और रानी के एक साथी के तरफ तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। वहीं पे रानी की साथी उसके बेटे एरिस को याद कर लेती है और उसके लिए प्रार्थना करने लगती है, मगर ये बात रानी को पता नहीं होती। यहाँ पर परसियस जैसे तैसे अपनी जान बचा रहा होता है, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है और वो उन जायंट्स को उन्हीं के जाल में फंसाने के लिए जाल की तरफ ले जाने लग जाता है। यहाँ पे कुछ थोड़ी देर के स्ट्रगल के बाद वो बड़ा जायंट फाइनली गिर जाता है, जिसे देखकर परसेस खुश होता है और उस जायंट के ऊपर चढ़कर उसकी छाती पे अपनी तलवार रख कर बोलता है कि मेरा साथी कहाँ पर है। वहीं जायंट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर एक दूसरा जायंट आता है और परसियस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक और बड़ा जायंट आता है और उसके दोस्त को लेकर वो बोलता है कि वो उनके साथ चले, हम उन्हें उनके पास ले जाएंगे। फिर ये सभी उन जायंट्स की बात मान लेते हैं और उन्हीं के साथ चल पड़ते हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद ये सभी आगे बढ़ते हैं और हमें सीन शिफ्ट होते ही दिखाया जाता है कि ज़्यूस का बेटा कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी कर रहा होता है। वो अपने पिताजी के साथ बहुत ही गलत बर्ताव कर रहा होता है और उन्हें मारने की धमकी भी देता है। इसे देखकर उसके चाचा जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और अब फिर से ऊर्जा को छीनने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। यहाँ पर दोनों भाई बस एक दूसरे की शक्ल ही देख रहे होते हैं
फिर तीनों जायंट्स अपने मालिक के घर तक पहुंच गए होते हैं, जहां पर कि ये तीनों अंदर जाते हैं और अंदर जाते से ही इन्हें पता चलता उस महान कलाकार के बारे में जिन्होंने देवताओं के हथियारों को डिज़ाइन किया था। दरअसल ये अभी छुप गए होते हैं क्योंकि अब इन्हीं के पीछे सभी लोग दौड़ रहे हैं। इन्हें सब कुछ पता होता है कि ये सभी इनके पास क्यों आए हैं और ये सभी क्या चाहते हैं। फिर ये इन्हें बता देता है कि ब्रह्मास्त्र बनाने के लिए तुम्हें मेरे द्वारा बनाए गए तीनों खास हथियारों को मिलाना होगा और सिर्फ इसी हथियार से ही तुम लोग सभी उस महान दानव को मार सकते हो। सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और हमें नक्शा दिखाया जाता है, जिससे कि हम सभी ये जान पाते हैं कि वहाँ जाने के लिए एक अलग से भी सुरंग छोड़ी गई थी, जो कि भूल भुलैया के अंदर छिपी हुई है। फिर ये सभी उस नक्शे के मदद से पता लगा लेते हैं कि रास्ता कहाँ से शुरू है और नक्शा बिल्कुल ही सही होता है। फिर उस इंसान की मदद से यहाँ पर ये सभी एंट्रेंस पॉइंट पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद इन्हें पता चलता है कि एक टावर के अंदर से ये सभी पाताल लोक तक आराम से पहुंचकर अपने पिता को छुड़ा सकते हैं। उस टावर में एक बहुत ही बड़ा लॉक सिस्टम भी लगा हुआ होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है एरिस की। दरअसल रानी की फीमेल बॉडीगार्ड ने जो प्रेयर किया था वो एरिस के ही लिए था। यहाँ पर एरिस आते ही सभी को मारने लग जाता है। वहीं पर वो बुढ़ा भी उस लॉक सिस्टम को अनलॉक कर लेता है और सभी को अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ पे तो एरिस किसी को जाने ही नहीं दे रहा था, सभी को मार रहा था। जैसे तैसे परसियस उससे लड़ रहा होता है। यहाँ पर एरिस सब पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद एरिस को रोककर किसी तरह ये तीनों आगे आ जाते हैं। दरअसल उस बूढ़े ने अपनी जान गंवा दी होती है। अंदर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये तीनों बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि नक्शा और सभी बाकी की चीज़ें उस बुढ़े के ही पास थी, लेकिन अब तो वो मर चुका है। यहाँ के हर एक दीवार में काफ़ी सारे पैटर्न बने हुए थे। हर एक रास्ता घुमावदार और काफ़ी ज़्यादा अजीब था, मगर ये किसी तरह उन सभी रास्तों से बाहर निकल पा रहे थे। फिर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर भी है। तभी यहाँ के सारे दीवार खुद ब खुद अपना जगह बदलने लग जाते हैं और ये सभी किसी तरह उस दीवार से बच रहे थे। ये सभी किसी तरह खुद को दीवार से दबने से बचाते हैं। दीवार से बचकर बाहर निकलने के बाद दीवार खुद ब खुद परसियस को अलग कर देता है इन दोनों से, और फिर परसियस और उस मॉन्स्टर के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि शुरू में तो वो मॉन्स्टर परसियस पे भारी पड़ रहा था, मगर परसियस अपने तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर को अच्छी तरह से हरा देता है। वहाँ पर परसियस उस मॉन्स्टर पर लगातार वार कर रहा होता है और उसे फाइनली पूरी तरह से मार देता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद दीवार खुद ब खुद अलग होने लग जाती है। पूरा सिस्टम और पैटर्न बदलने लग जाता है, जिसे देखकर परसियस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। कुछ देर के बाद परसियस वहाँ पे अपने आप अपने साथियों के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर कि कुछ की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब थी। ये तीनों देखते हैं कि ये तीनों ही अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं और वहाँ पे क्रोनोस काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा खींच रहा होता है। हमें यहाँ पे ज़्यूस को दिखाया जाता है, जिससे कि हेडिस ये बोलता है कि अब तुम्हारी सारी ऊर्जा खींच ली गई है और कुछ ही देर में पिताजी आज़ाद होने वाले हैं। हेडिस को इन बातों को सुनकर वहाँ पर ज़्यूस का बेटा एरिस आता है और उसे मार कर गिरा देता है। दरअसल एरिस को ये लगता है कि वो उनके पिताजी को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर तो एरिस का कुछ ज़्यादा ही मूड ख़राब हो गया था। वो अपने पिताजी पर, अपने चाचा हेडिस पर, दोनों पर ही हमला कर देते हैं। इन सभी चीज़ों को दूर से ज़्यूस का बेटा परसियस भी देख रहा होता है। फिर परसियस आगे बढ़ता है और अब फाइट परसियस और एरिस के बीच में शुरू हो जाती है। यहाँ पर जैसे तैसे एरिस को दूर करके परसियस अपने पिताजी को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर कि हमें देखने को मिलता है कि वो बड़ा दानव अभी तक पिताजी की सारी शक्तियाँ चूस चुका है, और यहाँ पर परसियस कोशिश करने लग जाता है अपने पिताजी को उन जंजीरों से छुड़ाने की, क्योंकि अब दानव उठकर खड़ा हो रहा होता है, मगर वो जंजीरें अब भी नहीं खुल रही होती है। दानव अब अपना हाथ पैर भी हिला पा रहा होता है। अब दानव इन पर अपना पहला वार करने लगता है। यहाँ पर रानी और परसियस अब भी इन्हें छुड़ाने की ट्राई कर रहे थे। वहीं पर जैसे तैसे एक हाथ की एड़ियाँ खुल जाती है और दूसरे हाथ की भी परसियस खोल देता। फिर ये सभी वहाँ से भागने लग जाते हैं, क्योंकि अब क्रोनोस आज़ाद हो चुका होता है और अब सभी डरकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। वहाँ पे क्रोनोस अपना दूसरा वार करता है और अपना हाथ इन सभी की तरफ बढ़ाने लग जाता है, मगर तभी यहाँ पर ज़्यूस के पास एक आइडिया आता है और वो अपने हथियारों का मिश्रण करके किसी तरह का एक पोर्टल खोलकर
अपने सभी बच्चों और दोस्तों को लेकर आ जाता है एरिस को छोड़कर। अपने पिताजी की इस बेवफाई को देखकर उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि परसियस अपने पिता ज़्यूस को लेकर उस कैंप में आ चुका है जहाँ पर कि इस देवता का इलाज होने के लिए रानी सभी वैद्य को बुलाती है। दरअसल अब इनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा घट चुकी होती है और मौत काफ़ी ज़्यादा करीब होती है। परसियस बोलता है कि मैं इस जंग को जीत कर पूरी दुनिया को दोबारा बचाऊंगा, मैं आपको बचाऊंगा। इसके बाद परसियस रणभूमि की तरफ निकलने के बजाय अपने भाई को एक आखिरी चुनौती के लिए ललकारता है, जो कि उसी मंदिर में होगी जिसे हमने पहले देखा था। उसका भाई भी इस बात पर मान जाता है और उसके भाई को ये पता चल जाता है कि परसियस का एक बेटा भी है। फिर उसका भाई एक स्माइल के साथ वहाँ उस जगह पर आ जाता है और यहाँ पर परसियस भी उस जगह के लिए निकल रहा होता है। वहीं वो अपने दोस्त से बात करता है कुछ दावपेच के बारे में जिससे कि जंग जीती जा सकती है। यहाँ पर पूरी तरह से जंग की तैयारी चल रही होती है, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि परसियस उस मंदिर के लिए निकल चुका है अपने उड़ने वाले घोड़े को लेकर। वहीं दूसरी तरफ सभी लड़ाई में अब जुट चुके हैं, राजा रानी से लेकर सभी लोग। दरअसल अब यहाँ पर दो फाइट होने वाली है। पहली फाइट मॉन्स्टर्स और इन सभी सैनिकों के बीच और दूसरी फाइट परसियस और उसके भाई एरिस के बीच। इसके बाद में पूरा सेटलमेंट कर दिया जाता है और परसियस भी अपने जगह पर पहुंच जाता है। सेना दल अपनी स्थितियों पर तैनात हो जाती है और फिर वहाँ पर हलचल होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि कुछ आग के दानव बाहर आ रहे होते हैं। फिर यहाँ पर की स्थितियाँ बिगड़ने लग जाती है और दानव आकर सीधे इन्हें काट रहे होते हैं। इन्हें पता चलता है कि इन दानवों को आम तरीक़ों से नहीं मारा जा सकता। वहीं पे परसियस और उसका भाई भी अब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर परसियस का भाई उसे एक सरप्राइज़ दे देता है। इसे देखकर परसियस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने बेटे को वहाँ से दूर जाने को बोलता है। यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि एरिस सबसे ज़्यादा अभी भी भारी पड़ रहा होता है। एरिस परसियस को उठा कर पटक रहा होता है। यहाँ पर परसियस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, जिसे कि उसका बेटा भी देख रहा होता है। एरिस उसका हाथ मरोड़ देता है, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बैटल एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अभी भी वो मॉन्स्टर आगे बढ़ रहे होते हैं और सभी को मार रहे होते हैं। सेना उनका कुछ भी नहीं कर पा रही होती है और बस स्थिर होकर देख रही होती है। दरअसल वो इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि सिर्फ देवता ही उनका सामना करने की शक्ति रखते हैं। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों भाई अभी भी लड़ रहे हैं। यहाँ पर हैरिस तो काफ़ी मज़े से लड़ रहा है, मगर परसियस की हालत ख़राब है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़्यूस के पास उसका भाई हेडिस आता है और वो बोलता है कि भाई मैं तुम्हें ज़िंदा करूँगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि पिताजी मुझे भी मार देंगे। फिर वो अपनी पूरी शक्ति अपने भाई के लिए दे देता है और हमें ये दिखाया जाता है कि उसके भाई के पास एक शूट आ जाता है और अब दोनों भाई बैटल फील्ड में उतरते हैं और उतरते ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं और सभी इंसानों को बचाने के लिए अपने जान पर खेल कर अपने पिता क्रोनोस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ पर परसियस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और अब उसका बेटा बैटल फील्ड में उतरता है, मगर उसे देखकर एरिस हंसने लग जाता है और उसकी आगे आने से पहले ही वो उस तक पहुँच जाता है और उसे डरा देता है। लेकिन तब तक परसियस उठकर उसे धक्का देकर गिरा देता है और उसके पेट में एक चाकू स्टैब कर देता है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा छटपटा रहे होते हैं, लेकिन परसियस जैसे तैसे सिचुएशन संभालता है और अपने भाई का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करने लग जाता है और फाइनली उसका भाई हार मानकर वहाँ पर गिर जाता है। तभी परसियस एक लाइटनिंग ब्लेड को निकालता है और अपने भाई के छाती के आर पार कर देता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अब वो दानव क्रोनोस बाहर आ चुका है और धरती पर अपना कहर ढा रहा है। सेना तो छोड़ो, उसके सामने देवताएं भी काफ़ी ज़्यादा फीके पड़ रहे हैं। यहाँ पर किसी का भी जादू नहीं चल रहा है। तभी यहाँ पर परसियस ब्रह्मास्त्र बना लेता है और अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर उस क्रोनोस की तरफ बढ़ने लग जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तहस नहस हो चुका होता है, क्योंकि क्रोनोस रुक ही नहीं रहा था। वो एक एक कदम जैसे बढ़ा रहा था, यहाँ पे सभी देवता कमज़ोर पड़ रहे थे। पहले तो यहाँ पे ज़्यूस हमला करता है और फिर यहाँ पर एडिस हमला करता है, लेकिन हमले से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। और अब यहाँ पर दोनों भाई मिलकर हमला करते तो क्रोनोस को भी गुस्सा आ जाता है और ये भी हमला कर देता है। इसके बाद जैसे तैसे यहाँ पर ब्रह्मास्त्र लेकर परसियस पहुँचता है। परसियस यहाँ पे घोड़े दौड़ाते दौड़ाते उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे बचकर वहाँ से भागता है। यहाँ पर सिर्फ क्रोनोस ही सब पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है।
यहाँ पर जितने भी मानव सैनिक होते हैं सबके सब मर रहे होते हैं। ये देखकर देवता भी फैसला करते हैं कि हम अपनी आखिरी पूरी जान लगा देंगे मानव जाति की रक्षा के लिए। इसके बाद दोनों भाई मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम इन पे अपना एक फाइनल अटैक करेंगे ताकि परसियस को मौका मिले। फिर ये दोनों भाई मिलकर एक साथ जादू मिलाकर अटैक करते हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है। और इस बार तो क्रोनोस पूरा तरह से बौखला जाता है और अब यहाँ पर परसियस अपना ब्रह्मास्त्र लेकर उसके अंदर ही चला जाता है। हाँ, मुंह के अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो अंदर से पूरी तरह खोखला है और ब्रह्मास्त्र से उसके गले को चीरते हुए उसके कोर तक पहुंचकर उसे खत्म कर देता है। कोर को खत्म करते ही वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है जहाँ पर कि ब्रह्मास्त्र काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है और एक लाइटनिंग फील्ड के साथ ही क्रोनोस पूरी तरह से फिर से खत्म हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध खत्म हो जाए। दरअसल क्रोनोस को वापस भी जिंदा किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये सभी मिलकर ये जंग जीत जाते हैं। और फिर यहाँ पर एक अच्छी सी दावत रखी जाती है क्योंकि ये सभी जीत गए होते हैं। यहाँ पर सूरज भी वापस आ जाता है और सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, खासकर रानी। यहाँ पे परसियस नीचे आता है और उसके चाचा बोलते हैं कि जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। फिर परसियस थोड़ा हिचकिचाता हुआ अपने डैड के पास जाता है जहाँ पर कि उसके डैड बोलते हैं तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। और ये बोलकर उसके डैड धीरे धीरे धूल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। ये देखकर परसियस काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और अब उसके सामने उसके चाचा और पिताजी दोनों की ही डेथ हो चुकी होती है। यहाँ पर ये सब और लोग भी देख रहे होते हैं, लेकिन अभी के लिए ये सभी जीत की खुशी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर रानी सभी का ट्रीटमेंट कर रही होती है। एक नई लड़की वो एजेनोर की दोस्त बन जाती है। और अब लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर परसियस और उसका बेटा टॉप पर आते हैं जहाँ पर कि वे सभी नज़ारा देख रहे होते हैं। फिर परसियस उसे अपनी तलवार दे देता है और अपने बेटे को बोलता है कि तुम एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा बनोगे। इसी लास्ट सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।